यह कहानी यमुना की है, उस साधारण सी औरत की जिसने अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अंत में उसी की सांसें छीन ली। दुनिया की नजरों में यह एक घिनौना काम था, किसी के लिए गुनाह तो किसी के लिए पश्चिमी सभ्यता का बेशर्म दिखावा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह ज्ञान का एक जरिया था, इंसानी शरीर की जटिल बनावट को समझने का सबसे सीधा तरीका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एक छोटे से गांव में यमुना की दुनिया सिमटी हुई थी, जहां वह अपने पति पहलवान और अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका पति पहलवान नाम का ही पहलवान था, असल में वह एक नंबर का कामचोर, शराबी और अय्याश आदमी था। दिन भर आवारा गर्दी करना और अपनी पत्नी की खून पसीने की कमाई गांव की एक तवायफ पर लुटा देना उसकी आदत थी। लेकिन उस दिन हद हो गई जब पहलवान ने उसके आखिरी गहने भी बेच दिए और बीड़ी फैक्ट्री के मालिक से यमुना के हिस्से की पगार भी एडवांस में ले उड़ा। उस पल यमुना का सब्र टूट गया। पति की बेवफाई ने उसका दिल छलनी कर दिया था। टूट कर बिखर कर उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया और गांव के गहरे तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन पानी ने उसे डुबाने से इनकार कर दिया। यमुना एक बेहतरीन तैराक थी जो अक्सर इसी तालाब पर कपड़े धोने आती थी। तैरते हुए उसकी नजरें अनायास ही उस तवायफ के घर की ओर उठ गईं, जहां उसका पति जाया करता था। एक सवाल उसके जहन में कौंधा, आखिर क्या था उसमें जो पहलवान उस पर इस कदर मरता था। शायद एक तैराक को पानी में मौत नहीं, जिंदगी का नया किनारा मिलता है। वह तैर कर बाहर आ गई और उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह मरेगी नहीं, जिएगी अपने बेटे के लिए। उसने गांव छोड़ने और अपने बेटे के साथ मुंबई अपनी मां चंद्रकला के पास जाने का फैसला किया। चंद्रकला एक आर्ट कॉलेज में सफाई कर्मचारी थी। यमुना को यकीन था कि वह भी वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लेगी और अपने बेटे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देगी। चंद्रकला ने समझाया कि यहाँ सिर झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर जीना पड़ता है। यमुना अपनी मां पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। चंद्रकला उसे बेटी मानती थी और उसकी कोई अपनी संतान भी नहीं थी। लेकिन यमुना के सीने में अब एक ही आग जल रही थी कि जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना है ताकि उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उसकी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर ना हो। लेकिन मुंबई ने यमुना को कोई काम नहीं दिया। काम की तलाश में शहर की सड़कें नापते नापते उसकी चप्पलें घिसकर टूट गयीं, पर उम्मीद की कोई किरण नजर न आई। उधर उसका बेटा लालिया भी खाली बैठकर बिगड़ रहा था। स्कूल तो था नहीं, सो उसने बस्ती के आवारा लड़कों के साथ मिलकर गलियों की धूल फांकना शुरू कर दिया था। इस सबके बीच यमुना को अपनी मां चंद्रकला का व्यवहार थोड़ा अजीब लगने लगा। उसके हाव भाव में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो एक मामूली सफाई कर्मचारी में कम ही देखने को मिलता था। एक दिन उसने अपनी मां का पीछा करने का फैसला किया। वह छिपते छिपाते चंद्रकला के पीछे चलती रही जब तक कि वह एक बड़े से आर्ट कॉलेज के अंदर नहीं चली गई। कई छात्र छात्राएं चंद्रकला को देखकर गुड मॉर्निंग या नमस्ते कह रहे थे। कुछ देर बाद जब चंद्रकला एक कमरे में चली गई, यमुना भी दबे पांव अंदर घुस गई। उसने एक क्लासरूम के दरवाजे की झिर्री से अंदर झांका। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसने यमुना के पैरों तले से जमीन खींच ली। कमरे के बीचों बीच एक ऊंचे स्टूल पर चंद्रकला निर्वस्त्र बैठी थी और सामने बैठे कई छात्र पूरी एकाग्रता से अपने कैनवस पर उसकी देह को उतार रहे थे। यमुना का सिर चकरा गया। उस शाम जब चंद्रकला घर लौटी तो यमुना का गुस्सा फूट पड़ा। लाज शर्म सब बेच खाई क्या, इतना घटिया काम। चंद्रकला ने शांति से उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी आवाज में सालों का दर्द उभर आया। उसने बताया कि कैसे उसके पति की नौकरी जाने के बाद घर में फाके पड़ गए थे। वह जहाँ भी काम मांगने जाती, मर्दों की गंदी नजरें उसके जिस्म को नोचती थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें कचरे से खाना उठाकर पेट भरना पड़ा। तब बस्ती की एक औरत ने तरस खाकर उसे यह काम दिलाया था। चंद्रकला ने समझाया, वो मेरे जिस्म का नंगापन नहीं, इंसान के शरीर की बनावट देखते हैं। मैं उनके लिए कोई औरत नहीं, उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा हूँ। जब यमुना ने उत्सुकता से काम के बारे में और पूछा तो चंद्रकला ने एक गहरी सांस लेकर कहा, उन्हें एक और मॉडल की जरूरत है। लड़कियां इस काम से शर्माती हैं। अगर तू चाहे तो मैं बात कर सकती हूँ। मैं 20 साल से यह कर रही हूँ, आज तक किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। चंद्रकला ने यमुना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। तू समझ ले कि तुझे अपने लालिया के भविष्य के लिए अपनी शर्म दांव पर लगानी होगी। चंद्रकला ने यमुना को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। अंत में डरते डरते और झिझकते हुए उसने अपने बेटे के लिए इस आग के दरिया में उतरने का फैसला कर ही लिया। पहला दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था।
दर्जनों चुभती हुई निगाहों के सामने अपने तन से कपड़े उतारना, यमुना को लगा जैसे उसकी आत्मा भी नंगी हो गई हो। शर्म से उसकी हालत खराब थी, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ और भी औरतें हैं तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। चंद्रकला ने भी उसे हौसला दिया था और नजर ना लगे यह सोचकर माथे के पास एक काला टीका भी लगा दिया था। जैसे तैसे पहला दिन बीत गया। धीरे धीरे यमुना को एहसास हुआ कि इस काम में कोई मेहनत नहीं है। उसे बस घंटों तक एक ही मुद्रा में स्थिर रहना पड़ता था। जल्द ही शर्म की पहली परत उतर चुकी थी और उसका मन इस काम में लगने लगा। एक शाम दोनों ने लाल्या को चुपचाप बैठकर चित्रकारी करते देखा। यह देखते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक अनजाना डर उनके दिलों में बैठ गया। जिस कला के लिए वे अपने जिस्म की नुमाइश करती थीं, वही कला उनके बेटे के हाथों में पल रही थी। उन्हें डर था कि कहीं बड़ा होकर लाल्या उसी आर्ट कॉलेज में पढ़ने की जिद ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो उनका राज खुल जाएगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में यमुना की देह कभी कैनवस पर उतरी तो कभी मिट्टी की मूरत में ढली। वह एक पेशेवर मॉडल बन चुकी थी, लेकिन जब कॉलेज में छुट्टियां होती तो वह फिर से बेरोजगार हो जाती। उन दिनों में वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, पर उसने कभी वापस गांव लौटने का नहीं सोचा। एक दिन यमुना के हाथ लाल्या के स्कूल बैग से कुछ तस्वीरें लगी। यमुना को लगा कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। यह ख्याल आते ही उसकी रूह कांप गई। उसे डर था कि अगर लाल्या यहाँ रहा तो वह यकीनन उसी आर्ट कॉलेज में जाएगा। उस दिन यमुना ने अपने बेटे को बहुत मारा, पर असल में वह अपने डर और अपनी बेप्सी पर चीख रही थी। दोनों ने मिलकर एक कठोर फैसला लिया कि लाल्या को वापस औरंगाबाद भेज दिया जाएगा। यह सुनते ही लाल्या भड़क गया। उसने पूरी बस्ती में तमाशा खड़ा कर दिया। आखिरकार उसे मारपीट कर औरंगाबाद की बस में बिठा दिया गया। बेटे को दूर भेजने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि उसकी पढ़ाई के खर्चों ने यमुना की कमर तोड़ दी। अब उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वह कॉलेज के छात्रों के लिए कॉलेज के बाहर उनकी निजी जगहों पर भी पोज देने के लिए राजी हो गई। वह जानती थी कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, पर बेटे के भविष्य के लिए उसने यह जोखिम भी उठा लिया। वक्त के साथ यमुना के जिस्म से शर्म की आखिरी परत भी उतर चुकी थी। वह इसमें इतनी सहज हो चुकी थी कि उसकी चाल ढाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था। इसके बाद यमुना ने कई प्राइवेट असाइनमेंट किए। जैसे जैसे लाल्या की पढ़ाई का खर्च बढ़ता गया, यमुना का काम भी बढ़ता गया। लेकिन एक दिन कॉलेज पर कयामत टूट पड़ी। संस्कृति के कुछ स्वघोषित ठेकेदारों की एक वहशी भीड़ कॉलेज में घुस आई। उन्होंने बेशकीमती पेंटिंग्स को तोड़ फोड़ दिया। हर तरफ दहशत का माहौल था। इस घटना के बाद दूसरी मॉडल्स ने डर के मारे काम पर आने से मना कर दिया। सबको लगा कि अब यह कॉलेज बंद हो जाएगा, पर यमुना ने हिम्मत नहीं हारी। अगले ही दिन वह अकेले उस क्लासरूम में आकर बैठ गई। उसकी हिम्मत देखकर बाकी छात्रों और प्रोफेसरों का भी हौसला बढ़ा। यह एक तरह की बगावत थी, कला को बचाने की, अपने काम के सम्मान को बचाने की। पूरे भारत में यह इकलौता कॉलेज था जहां ह्यूमन एनाटॉमी की पढ़ाई के लिए न्यूड मॉडलिंग होती थी। यह उतना ही जरूरी था जितना एक डॉक्टर के लिए शरीर को चीर कर अंदर के अंगों को समझना। अगर एक कलाकार इंसान के शरीर की बनावट को ही नहीं समझेगा तो वह एक महान कलाकार कैसे बने। लाल्या औरंगाबाद से वापस लौट आया। उसकी आंखों में पढ़ाई की चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत थी। उसने गुस्से से कहा, मुझे सब पता है तुम क्या काम करती हो। मेरे दोस्त सलीम ने तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते देखा है। कौन सी झाड़ू वाली को लेने महंगी गाड़ियाँ आती हैं, माँ। वह अपनी ही माँ को गालियाँ बकने लगा। जिस बेटे के भविष्य के लिए उसने अपनी इज्जत और जिस्म को दांव पर लगा दिया, आज उसी की नजरों में वह एक वेश्या थी। उसे लाल्या में अपने शराबी मक्कार पति पहलवान की परछाई दिखने लगी। अब इस काम को करने का कोई मतलब नहीं था। अब जिस्म को किसी के सामने नंगा करने का क्या फायदा। यमुना बस खामोशी से उसे देखती रही। यमुना उसे सच नहीं बता सकी। वह जानती थी कि सच सुनने और समझने की ताकत उसके बेटे में नहीं है। जिस बेटे की आंखों में उसने भविष्य के सपने देखे थे, उन्हीं आंखों ने उसे वेश्या घोषित कर दिया था। एक शाम वह समंदर किनारे चलते चलते लहरों में कहीं खो गई। लोगों ने कहा शायद डूब कर मर गई, लेकिन जो यमुना को जानते थे वे कहते थे कि एक तैराक को समंदर कभी नहीं डूबा सकता। शायद वह कहीं बहुत दूर चली गई थी, अपनी पहचान को उन्हीं लहरों में दफनाकर।